नमस्कार। आइए पढ़ें हरिवंश राय बच्चन की प्रवास की डायरी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में हम लोग पढ़ रहे थे कि बच्चन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना पीएचडी का शोध कार्य W.B. येट्स जो कवि थे अंग्रेजी के, उन पर केंद्रित उनका शोध कार्य था, उसे पूरा करने के लिए कैम्ब्रिज गए थे, इंग्लैंड गए थे और वहाँ वे प्रायः डायरी लिखा करते थे। तो गुरुवार 1 मई 1952 को उन्होंने डायरी में लिखा था कि वे लंच के बाद सेंट कैथरीन्स कॉलेज गए थे, 6 बजे तक पढ़ते रहे थे, 6 बजे वापस आए, खाना वाना खाया, चिट्ठी लिखी, उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही थी। मैंने बताया था कि हरिवंश जी के 2 पुत्र, अमिताभ जो प्रसिद्ध सिने कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, और अजिताभ जो एक उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं। उस समय वो शिशु थे, बच्चे थे। उससे आगे पढ़ते हैं। आज आर्ट सिनेमा में आरफी नाम की एक तस्वीर थी। टिकट पहले से ले रखा था। यहाँ सिनेमा 8:15 बजे शुरू होता है। रास्ते में चिट्ठी पोस्ट करता सिनेमा चला गया। पहले बैले नृत्य पर एक फिल्म दिखाई गई, फिर बैले यूरोप का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, फिर आरफी। ये चित्र का मतलब फिल्म से है। चित्र का मतलब ये कोई फोटो नहीं है, इमेज नहीं है, इसका मतलब मूवी, फिल्म। आरफी ये फिल्म यूनान की दंत कथा आरफियूज और यूरिडिस के आधार पर तैयार की गई है। उसका आधुनिक रूप है। होमर ने लिखा है। होमर यूनान के बहुत बड़े कवि हैं, पुराने कवि। जैसे अपने यहाँ वेदव्यास और वाल्मीकि का महत्व है, उसी तरह से होमर का यूनानी साहित्य में बड़ा महत्व है। उन्होंने जो महाकाव्य लिखे हैं, ओडिसी वगैरह, ये बहुत चर्चित रहे हैं, आधार रहे हैं यूरोपीय सभ्यता और सांस्कृतिक और विशेषकर साहित्यिक स्रोतों के रूप में। तो होमर ने लिखा है कि ट्रॉय की दीवारें आरफियूज के संगीत से उठ खड़ी हुई थी। उसकी पत्नी यूरिडिसी मर गई तो अपने संगीत के बल पर उसने यमराज को भी प्रसन्न कर लिया और उसने यमलोक से यूरिडिस को लौटा देने की बात मान ली। अपने यहाँ जैसे ना कि सत्यवान को पुनर्जीवित करने के लिए सावित्री है, वो यमराज को जीत लेती है, उसी प्रकार से यूनान में कथाएं होमर ने लिखा है इस कहानी को। शर्त यह थी कि आरफियूज रास्ते में उसे न देखेगा और देखते हुए फिर मर जाएगी। ये शर्त रखी गई कि ठीक है, यमराज ने कहा, मृत्यु के देवता ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी को वापस ले जाओ, लेकिन तुम रास्ते में पीछे मुड़कर उसे नहीं देखोगे, उसे देख लोगे तो वो वापस मर जाएगी। परंतु यमलोक के द्वार पर आरफियूज ने सोचा कि कितने श्रम से तो मैं यहाँ आया था, अब यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं यूरिडिस पीछे आ भी रही है कि नहीं, एक बार जरा सा मुड़कर झांक तो लूँ। आरफियूज की दृष्टि घूमते ही यूरिडिसी जो पीछे पीछे आ रही थी पुनः मृत होकर गिर पड़ी। इस तरह से ये जो यूनानी साहित्य है, विशेष पश्चिमी साहित्य, फिल्में देखो, कुछ भी देखो, नाटक देखो उनके, तो ये दुखांत हैं। अंत में नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, मिलते मिलते वह सब रह जाता है। तो जो पुनर्जीवित हो गई थी नायिका, फिर से मर गई। कहते हैं इस पर आरफियूज को बड़ा दुख हुआ। उसने जंगल में बैठकर एक ऐसा भयंकर राग छेड़ा कि जंगल के दरिंदों ने निकलकर उसे चीर फाड़ डाला। तस्वीर का कथोपकथन फ्रेंच में था, इस कारण बहुत सी बात समझ में नहीं आई। सारांश की बातें कभी कभी नीचे अंग्रेजी में लिखी होती थी, पर उन्हें पढ़ने लगे तो तस्वीर का मज़ा चला जाता था। ये संवाद लिखे हुए आए, डब्ड फिल्म है, फ्रेंच से अंग्रेजी में, डब्ड भी नहीं है, मूल फ्रेंच में है और अंग्रेजी में नीचे कई बार कभी कभी संवाद लिखे आते हैं। वो संवाद पढ़े तो फिर फिल्म नहीं देख पाएंगे। तस्वीर का कथोपकथन फ्रेंच में हमने पढ़ा। सारांश की बातें कभी कभी नीचे अंग्रेजी में लिखी होती थी, पर उन्हें पढ़ने लगे तो तस्वीर का मज़ा चला जाता था। थोड़ी देर बाद मैंने अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दिया और इस प्रकार देखने लगा जैसे ये कोई मौनपट हो। मौनपट मूक फिल्म। पुराने समय में जब फिल्म का आरंभ हुआ था, फिल्में बनना शुरू हुई थी, तो उनमें आवाज़ नहीं आती थी, केवल चित्र दिखते थे, केवल चित्र दिखते, और जहाँ पर चित्र का प्रदर्शन होता, फिल्म का प्रदर्शन होता, वहाँ पर साजिंदे बैठ करके खुद संवाद बोलते, खुद गाने गाते थे। तो उसको मौनपट मूवी कहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्चर। लौट कर आया हूँ, 11 बज चुके, फिल्म देख के आए थे, 11 बज गए। पत्रिकाओं ने, पोइट्री रिव्यू नाम की एक पत्रिका है, आज मैंने विशेष अध्ययन किया।
जीविश ने सुझाया था, जीविश इनके मित्र हैं, वह साथ पढ़ते होंगे। उन्होंने कहा कि भी इस पत्रिका को पढ़ना। पांडित्य प्रदर्शन की कविता का युग अब अंग्रेजी में खत्म सा हो गया है। कोई भी अपनी विद्वता दिखाने के लिए कविता नहीं लिखता, या उसके अनुयायी अब कुछ ही लोग रह गए हैं। इसे विशिष्ट या टी.एस. एलियट ने आरंभ किया था कि हम कितने बड़े विद्वान हैं ये कविता में दर्श दिखना चाहिए, और प्रेरक शायद एजरा पाउंड थे। मुझे इस अंक में कई कविताएं मिली जो सरल, बोधगम्य और सरस थीं, पर गुट्टल सी यानी तेजी की उनमें कमी थी। एक आलोचना में जैसी हॉल की पंक्तियों से बहुत प्रभावित हुआ। उनका काव्य संग्रह द समर डांस देखना चाहूँगा। पोइम्स ऑफ 1951 पेंगुइन सीरीज, प्रकाशक है पेंगुइन, को खरीदना चाहूँगा, और उसमें अंग्रेजी काव्य के नवीनतम स्वरों का पता चलेगा कि अंग्रेजी में आजकल क्या लिखा जा रहा है। गुरुवार 8 मई 1952 10 बजे से मिस्टर F.L. लूकस का व्याख्यान था। समालोचना में शैली पर ही चला रहा था। एक वाक्य उनका बड़ा अच्छा लगा। माई आइडिया ऑफ गुड राइटिंग इज एक्सट्रीम vitality and extreme control blended into a writing of wing. Poetry is the highest type of writing because it combines the vitality of vision and imagination with the control of prosody, naivety and control as embodied in a discriminated soldier. ये जो महोदय हैं, समालोचक हैं मिस्टर F.L. लूकस, इन्होंने ये कहा कि जो कविता है ये भाषा का सबसे बड़ा रचनात्मक स्वरूप है। भाषा संप्रेषण के लिए होती है, विचार प्रकट करने के लिए होती है, भावों के प्रकटीकरण के लिए होती है, लेकिन कविता जो भाषा है इसका सबसे बड़ा रचनात्मक रूप है वो कविता होती है। तो वर्ड्सवर्थ ने भी इसी आशय की बात कही है। तो मुझे वर्ड्सवर्थ की लॉ एंड इम्प्लूज की भी याद आ रही थी। दिन में यूला में ईट्स का आत्मचरित पढ़ता रहा। W.B. ईट्स, जिन पे इनको PhD करनी थी, शोध करना था, अंग्रेजी के बड़े कवि थे, और उनकी आत्मकथा थी, आत्मचरित था, उसे पढ़ रहे थे। ये थोड़ा गलत मुद्रित है, सही पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है, ये नहीं है। पर जो बात मिस्टर लूकस ने कही थी उसकी प्रतिध्वनि ईट्स में भी मिलती है। जो लूकस ने बात कही थी या जो वर्ड्सवर्थ की कविता का जो भाव था, लगभग वो वैसे मिलती जुलती बात है, वो ईट्स ने भी कही है। उन्होंने एक जगह लिखा है, देयर कुड बी नो एम फॉर पोइट, कवि के लिए कोई सीधा उद्देश्य नहीं होता। एंड आर्टिस्ट एक्सेप्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए यूनिटी ऑफ बीइंग, जो कलाकार है वो एक अस्तित्व की अभिव्यक्ति करता है, एक्सप्रेशन करता है, उसके कोई विशेष कोई उद्देश्य नहीं होता। कविता का उद्देश्य स्वयं कविता है। कला के लिए एक बड़ा सिद्धांत चलता है अंग्रेजी में, लाइक दैट ऑफ ए परफेक्टली प्रोपोर्टिनेट ह्यूमन बॉडी। कवि और कलाकार हैं, वे अपने सृजन को व्यक्तित्व की एकता तो देनी ही होगी उनको, और देनी भी चाहिए, बच्चन ऐसा मानते हैं। उसके लिए उसे अपने में व्यक्तित्व की एकता भी प्राप्त करनी होगी। उनका व्यक्तित्व एक उस रचना के साथ एक रूप होना चाहिए। कवि कविता के साथ एक रूप हो जाए, या चित्रकार चित्र के साथ एक रूप हो जाए, मूर्तिकार मूर्ति के प्रति एक रूप हो जाए, ये ऐसा होना चाहिए, यानी उसमें तन्मयता होनी चाहिए कलाकार में। 5 बजे से मिल लेन में प्रसिद्ध इतिहासकार G.M. ट्रिविलियन के सभापतित्व में मिस्टर लिपमेन का अमेरिका की विदेश नीति इस विषय पर व्याख्यान था। भाषण बहुत ही स्पष्ट, सरल और सुलझा था। आज केवल प्रथम भाग हुआ, कल पूरा होगा। रात को आधुनिक कवि प्लोमर की कविताएं पढ़ी। बच्चन इंग्लैंड गए हैं, तो इंग्लैंड को और विशेषकर इंग्लैंड के सांस्कृतिक पक्ष को अच्छी तरह जान लेना चाहते हैं। उस समय का साहित्य, उस समय के आलोचक, वैज्ञानिक कौन कौन है, क्या नज़रिया है उनका, किस विषय पर उनकी क्या राय है, ये ठीक वे जान समझ लेना चाहते हैं। इसलिए रात को आधुनिक कवि प्लोमर की कविताएं पढ़ी। और अमेरिका की विदेश नीति का इतना प्रचार है कि फिर भी वह आवश्यक समझा जाता है कि उसके विद्वान अन्य देशों में जाकर उसकी नीति को समझाएं। अमेरिका की जो विदेश नीति की वैसे ही खूब चर्चा होती है, फिर भी वे अमेरिका वाले चाहते हैं कि हमारे विद्वान जाके हमारी विदेश नीति को समझाएं, ताकि अन्य देश अमेरिका से ज़्यादा परिचित हो पाए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में इंग्लैंड के सबसे अधिक बुद्धिमान नवयुवक मौजूद हैं।
इनमें से ही आगे चलकर फिर कितने ऊंचे ऊंचे राज्य पदों के अधिकारी होंगे। उनके बीच प्रचार राजनीतिक दूरंदेशी है, इसलिए ऐसे लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं तो ये दूरदृष्टि का परिणाम है, क्योंकि यही लोग बड़े अधिकारी बनेंगे आगे जाके, तो वे इससे प्रभावित रहेंगे। जो आज कैम्ब्रिज की राय है वह कल इंग्लैंड की राय होगी। भारत की विदेश नीति के संबंध में यहाँ भारी भ्रम है। भारत की विदेश नीति है उसको लेकर के और इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा भ्रम है। भारत सरकार कुछ इसी प्रकार के प्रचार का काम क्यों नहीं कर सकती? करना चाहिए उसे भी ऐसा बच्चन जी समझते हैं। यानी वे डायरी लिख रहे हैं लेकिन देश पर बात कर रहे हैं, विदेश पर बात कर रहे हैं, विश्व में जो कुछ घट रहा है उस पर भी उनकी नज़र है। यानी डायरी व्यक्ति स्वयं के लिए लिखता है लेकिन उसकी विचारों की चौहद्दी में क्या चीज़ है इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। दूतावासों का कार्य सरकारी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। जनसंपर्क स्थापित करने के लिए एक दूसरे तरह के लोगों को आना चाहिए। दूतावास इसीलिए होते हैं एक दूसरे देशों में ताकि वे देश की विदेश जो आपसी जो संबंध हैं उनको सुधार सकें, लेकिन दूतावासों की इतनी दखल नहीं होती, वो केवल ऑफिस तक केंद्रित हो जाते हैं। अकेले पंडित नेहरू के वक्तों से काम नहीं होगा बल्कि और लोगों को भी ये काम करना चाहिए, ऐसा बच्चन मानते हैं। आधुनिकता का कोई भी रूप हमारे वर्ग में हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि आधुनिकता की दौड़ में यूरोप आज भी आगे है। एक तरफ से यूरोप हमारे लिए आधुनिकता का पर्याय हो गया, और जो बच्चन ने 1952 में जो बात कही थी वो आज भी लागू होती है। यूरोप और अमेरिका आज भी हमारे लिए आधुनिकता का पर्याय है। आधुनिकता का एक बाह्य रूप है जो उसकी एक भीतरी मनोवृत्ति भी है। आधुनिक जो एक तो बाहरी रूप से हमें दिखता है कपड़ों से, रहन सहन से, इसके अलावा जो भीतरी विचारों की आधुनिकता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक बनने के प्रयत्न में संभव है कि हम यूरोप के बाह्य रूप के निकट आ जाएं। अगर हम आधुनिक बनने लग जाएंगे तो हम जीन्स पहन लेंगे, टी शर्ट पहन लेंगे, उनके जैसे जूते पहन लेंगे, चश्मा लगा लेंगे उनके जैसा हम हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देंगे। लेकिन इतना बोलने मात्र से ये तो बाहरी आधुनिकता हुई, ये दिखावा हुआ। असली में हमें विचारों से आधुनिक होगा। आज भी यदि हम एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के और व्हाट्सएप पे ये तस्वीर भेजते हैं कि ये 11 लोगों को वो शेयर करो वरना तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें माँ की सौगंध है या और कुछ ये है वो है कुछ है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आधुनिक नहीं हैं किसी भी स्थिति में, चाहे हम कुछ भी पहनते हो, कुछ भी खाते हो, कैसे भी दिखते हो। तो हम बाहरी रूप से वैसे इंग्लैंड जैसे हो जाएंगे, यूरोप जैसे हो जाएंगे, लेकिन हमारी भीतरी मनोवृत्ति न यूरोपीय हो सकेगी और न होनी चाहिए, और न होने में हमारा कल्याण है। हम अगर मन से भारतीय रहें, आधुनिक होना यूरोपीय संदर्भ में और वैज्ञानिकता वाली मनोवृत्ति होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा बच्चन मानते हैं। तो हमें चाहे हम वस्त्र आदि कैसे ही पहने, लेकिन हमारा भीतरी मन है वो भारतीय होना चाहिए। हमें अपने संस्कारों, हमें अपने परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल, हमारी संस्कृति के अनुकूल हमें अपने जीवन और विचारों को ढालना चाहिए। पर यूरोप की इकाई के प्रति अत्यधिक सचेत होने के कारण कहीं हम उसे रूढ़ नहीं बना दें। उसे आधुनिकता के संदर्भ में उत्तरोत्तर विकसित, परिष्कृत, उदात्त और व्यापक भी होना चाहिए। जब व्यक्ति आधुनिक होना चाहता है तो केवल वह यूरोप तक केंद्रित नहीं हो सकता, उसे अपने विचारों को विकसित करना होगा, परिष्कृत करना होगा, उदार बनाना पड़ेगा, व्यापक बनाना पड़ेगा, विस्तार देना पड़ेगा विचारों को। यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखें। आधुनिकता की दौड़ में हमें एक आंख यूरोप पे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1952 में बच्चन ने लिखी थी और हम अब तक नहीं पहचान पाए। हम केवल उधर यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ आधुनिकता के लिए आंख गड़ाए हुए हैं। लेकिन बच्चन ने 1952 में कह दिया था कि आधुनिकता की दौड़ में हमें एक आंख यूरोप पर रखनी होगी, उसके बाह्य पर केवल एक, और दूसरी भीतर को देखने वाली अपने देश की मनोभूमि पर। ये दो छुपा हुआ, देश ठीक से नहीं छिपा हुआ, लेकिन ये देश है। हमें एक आंख अपने देश पे रखनी होगी, एक आंख यूरोप पे रखनी होगी। हमारी मनोवृत्ति की विशिष्टता विश्व की प्रगति में अपना विशिष्ट योगदान दे सकती है। तभी दे पाएगी योगदान जब हम भारत और भारतेतर, भारत और भारत से जो अलग है, उन दोनों को समझें और दोनों में संतुलन बना सकें। यदि हम भारत को भूलकर और यूरोपीय बन गए, अंग्रेज बन गए, तो भी ये ठीक नहीं होगा। और यदि हम यूरोप की ओर से पूरी तरह आंख बंद करके और आत्मकेंद्रित हो गए, तो भी ये ठीक नहीं होगा। इन दोनों के बीच संतुलन साधना, बैलेंस
रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह बच्चन की डायरी में निजता भी है और सार्वजनिकता भी है। वे विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। शेष अंश हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।